अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में सी लैंग्वेज की जो बेसिक्स हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करी थी, उसका ही आज पार्ट 2 के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट टाइम तक हमने अपने रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो सी लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आपको, उसमें हमने वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का डिटेल में डिस्कशन किया था। हमने वेरिएबल्स की मुख्तलिफ टाइप्स बताई थी, वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर करते कैसे हैं और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ये सब बताया था। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स के बारे में भी जिक्र किया था, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं उनकी। आज हमारा जो डिस्कशन है वो फंक्शंस के हवाले से, कि हमारे पास सी लैंग्वेज में फ़ंक्शन का क्या मतलब होता है, फ़ंक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं, और फिर आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस जो हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिए जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। साथ साथ इनसे जुड़ा एक सब टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और एस्केप सीक्वेंस, इनकी भी डिस्कशन होगी। और फिर फाइनली हमने जो है कमेंट्स के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर से रिवाइज कर लेंगे आज। और फिर साथ में हमारा एक मेजर टॉपिक आएगा ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स, उसकी टाइप्स सी लैंग्वेज में कितनी होती हैं, और ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है, ये भी इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस के बारे में, कि फ़ंक्शंस आखिर होते क्या हैं। फंक्शंस का मतलब होता है कि फ़ंक्शन एक ग्रुप होता है स्टेटमेंट्स का, जो आपस में मिल कर के कोई जो है एक कलेक्टिव टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शंस कहलाते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शंस आखिर बनाते क्यों और उसका फ़ायदा क्या होता है फंक्शन बनाने का। तो जैसे अभी बताया कि फ़ंक्शन जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो मिलकर के ख़ास काम को अंजाम देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें अगर अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार कोई उससे वो टास्क रिपीटेडली करवाना हो एग्जीक्यूट, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट्स को दोबारा से लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन स्टेटमेंट्स का ग्रुप बना हुआ है एक फ़ंक्शन की सूरत में। तो जब कभी भी हमें वो काम दोबारा रिपीट करवाना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम उन स्टेटमेंट्स को दोबारा से टाइप नहीं करेंगे, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोडिंग जो होती है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है, स्टेटमेंट्स कम हो जाती हैं, और बार बार हम एक फ़ंक्शन को जितनी दफ़ा चाहें कॉल करवा सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस की अगर टाइप्स की बात की जाए तो फंक्शन की टाइप्स दो तरह की होती हैं। एक फंक्शंस कहलाते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस और एक कहलाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस भी कहा जाता है। ये सी के अंदर ऑलरेडी जो है हेडर फाइल्स के अंदर सेव होते हैं। तो ये इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं ये आपकी मदद करते हैं कि भाई आप डायरेक्ट जो है इस फंक्शन का आइडेंटिफायर लिख करके, फंक्शन का नाम लिख करके आप इसको कॉल करवा सकते हैं। बाकी इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफ़ाइन हुई भी होती हैं, और वो पूरा जो है ना ये फंक्शन जो होता है स्टेटमेंट के साथ पहले से ही बना हुआ होता है। और इन फंक्शंस की जितनी भी जो फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी हेडर फाइल्स में स्टोर होती हैं, जिनका एक्सटेंशन .h होता है। तो जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमें जिस किस्म के प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस कॉल करने होते हैं, तो सेम उसी की लाइब्रेरी को हमें पहले फंक्शन के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर लोड करना पड़ता है। तो हम प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने बेसिक जो प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें आप प्रोग्राम के स्टार्टिंग में पहले जो है इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ करके include stdio.h लिखेंगे, ठीक है ना। इसको स्टूडियो भी अक्सर मुंह से निकल जाता है। तो ये जो स्टूडियो होता है असल में ये बेसिकली ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। तो ये जब हम इंक्लूड फाइल के ज़रिए जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को लोड करते हैं, तो उसको क्यों लोड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं जो हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं आउटपुट देने के लिए, और स्कैन फंक्शन यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर इनपुट सेव करने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं जो डिफ़ाइन होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो जैसी बहुत सारी हेडर फाइल्स को जो है ना हम अपने प्री प्रोसेसर में इंक्लूड करेंगे, यानी पहले से हम उन फाइल्स को लोड करते हैं जिनके अंदर ये फंक्शंस ऑलरेडी सेव हैं। तो ये फंक्शंस जो होते हैं हमारे सारे इनबिल्ट फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है भैया। लाइब्रेरी फंक्शंस उनको कहते हैं। इसी तरीके से कोई कैद नहीं है, अब अगर हमें अपना प्रोग्राम बनाना है, उसमें कोई ख़ास किस्म का एक फ़ंक्शन बनाना है, ठीक है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से, तो जो फंक्शन हम प्रॉपर्ली उसकी तमाम स्टेटमेंट्स, उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा हेडर डिफ़ाइन करेंगे, तो वो चीज़ जो हम खुद से पूरा फंक्शन क्रिएट करेंगे उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब फंक्शन हम
जो है सी लैंग्वेज के अंदर बड़े आसानी से बना सकते हैं। हमें सिर्फ फंक्शन बनाते वक्त फंक्शन के पार्ट्स का, फंक्शन के फीचर्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और करेक्ट प्रॉपर सिंटैक्स हमें पता हो तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से जो है फंक्शन बना सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है बार बार रन कर सकता है। तो अब हम चलते हैं, अब हम फंक्शन बनाना भी सिखाते हैं आपको, और फंक्शन की पूरी डिटेल कि आप फंक्शन किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन के कंटेंट्स क्या होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, तो उन सब के बारे में इंशाल्लाह अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ सी फंक्शन। जब कभी भी हम सी लैंग्वेज में किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करना चाहें कि भाई इसके फीचर्स क्या होते हैं फंक्शन के, तो हमें 3 बातों का ख्याल रखना होता है, 3 बातें हमें डिफ़ाइन करनी होती हैं। एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन डेफिनेशन, और तीसरा फंक्शन कॉलिंग। तो ये 3 फीचर्स या 3 एस्पेक्ट्स जो होते हैं किसी भी सी फंक्शन के, ये जो है उस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब होता है फंक्शन के बारे में वजाहत करना, डिक्लेयर करना। और डिक्लेयर का मतलब होता है उसको टाइटल देना, उसकी डाटा टाइप बताना, और साथ में उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ होंगे वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले कि ये फंक्शन किस किस्म की डाटा टाइप रिटर्न करेगा वो मेंशन करना, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम मेंशन करना। फंक्शन का नेम मेंशन करना बिल्कुल ऐसे ही है, जिसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो जो रूल्स हैं हमारे पास आइडेंटिफायर के, वही यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम नहीं लिख सकते, आपको सारे जो है अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स यूज़ करने हैं, अंडरस्कोर यूज़ करना है। इसी तरीके से आर्गुमेंट लिस्ट जो यहाँ पे यूज़ होती है, तो आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर यूज़ होने वाले आपके वेरिएबल्स जो हैं उनको आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज़ें मिला करके एक फ़ंक्शन की डिक्लेरेशन कंप्लीट होती है। इसको हेडर भी फाइल कहते हैं क्योंकि ये हेड होता है जो कि फंक्शन का टाइटल डिस्प्ले कर रहा होता है, और साथ में उसकी डाटा टाइप भी। उसके बाद फंक्शन का जो दूसरा एस्पेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? अब देखो, डेफिनेशन का मतलब ही किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, उसकी वजाहत करना होता है। तो जब आप फंक्शन की वजाहत करें कि भाई फंक्शन के अंदर होगा क्या, ठीक है ना, एक तो आपने डिक्लेरेशन में उसका टाइटल ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि भाई ये फला डाटा टाइप रिटर्न करने वाला है, नाम ये है, वेरिएबल्स इसके अंदर ये यूज़ होंगे, ठीक है। अब उसके बाद उसकी स्टेटमेंट्स लिख करके उस फंक्शन की कंप्लीट बॉडी को डिफ़ाइन करना कि भाई ये स्टेटमेंट्स के ज़रिए ये काम इस तरह से इस फंक्शन के अंदर अंजाम होगा। तो ये कंप्लीट जो आप फंक्शन की जितनी भी बॉडी के साथ, हेडर के साथ जो आप उसकी स्टेटमेंट्स कंप्लीट करते हैं, तो ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है भाई। तो कोई फंक्शन डेफिनेशन को दोस्तों में एक तो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन हेडर और दूसरा फंक्शन बॉडी में तकसीम किया जा सकता है। फंक्शन बॉडी जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये स्टेटमेंट्स होती हैं। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है हमारे फंक्शन का हिस्सा हो सकती हैं। ओके भाई, तो अब हमारे पास जो है फंक्शन की डेफिनेशन भी हो गई, फंक्शन डिक्लेरेशन भी हो गई। अब हम इन फंक्शन के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो हमने अभी डेफिनेशन के अंदर डिफ़ाइन किए उनको ज़रा थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हमारे फंक्शन का जो पहला हिस्सा होता है जिसको हम हेडर भी कहते हैं। तो उस हेडर के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है डाटा रिटर्न टाइप। और डाटा की टाइप्स आप जो है लास्ट लेक्चर में सुन चुके हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स का डाटा होता है। तो उन बेसिक डाटा टाइप्स में से हमें कोई एक डाटा टाइप जो है सबसे पहले अपने फंक्शन के नाम से पहले डिफ़ाइन करनी होती है। फिर उसके बाद हमने फंक्शन के लिए कोई सूटेबल नेमिंग रूल्स को यूज़ करते हुए एक नेम डिसाइड करना होता है। और फिर सबसे आखिर में हम जो है ब्रैकेट्स के अंदर अपने पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करते हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं सिंपली उसके अंदर जो हम आर्गूमेंट्स का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है अपने वो तमाम तर वेरिएबल्स, और उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कीजिए जो आगे चल करके यूज़ होंगे। तो वो सारे हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट के नीचे हमारे स्टेटमेंट्स का जो हिस्सा होता है उसको हम फंक्शन बॉडी भी कहते हैं। और वो उस स्टेटमेंट्स की मदद से एक्चुअल हमारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। बाकी सारा हिस्सा तो उसके नाम वगैरह को और उसकी पैरामीटर लिस्ट को डिफाइन करता है। बाकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है फंक्शन की, वो सारी फंक्शन बॉडी की स्टेटमेंट्स की वजह से मदद से होती है। तो ये हमारे फंक्शन के जो हैं पार्ट्स होते हैं। तीसरा जो फीचर फंक्शन का था वो था हमारा फंक्शन कॉल। एक दफ़ा आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है भाई, उसका टाइटल वाइटल बना दिया, फंक्शन की पूरी जो है आपने स्टेटमेंट्स की बॉडी कंप्लीट कर लिया। अब ये फंक्शन आपका हो गया रेडी, गेट सेट गो। अब आप इस फंक्शन को मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें दोबारा अगर प्रोग्राम के बीच में कहीं उस फंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो हम उस फंक्शन की स्टेटमेंट्स टाइप नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम लिख करके उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है फंक्शन कॉलिंग। कि आपने एक चीज़, जैसे मैं इससे पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ कि भाई अगर आपने फ़र्ज़ करें अपने छोटे भाई
को आवाज़ लगाई कि भाई पानी पिला दो। तो अब उसको पता है कि भाई बड़े भाई को पानी पीना है, तो उनको उनका ग्लास अगर सेपरेट है तो भाई वो उस ग्लास में धो करके अच्छी तरीके से ठंडा पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं या दरमियाना पीते हैं। तो वो बेचारा वो लेकर के पानी आ जाएगा, ठीक है भाई, अगर शरीफ होगा तो शराफत से ले आएगा। तो ये चीज़ आपने पहले उसको मालूम है, ये चीज़ें उसको डिफ़ाइन है, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा कॉल करेंगे फंक्शन को तो वो फ़ौरन जो है पानी लेकर के हाजिर। तो बिल्कुल फंक्शन भी इसी तरीके से काम करते हैं कि फिर एक दफ़ा आप उसको डिफ़ाइन कर दें और उसके बाद फिर आप प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल करते हैं तो वो जो है फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। अब जब भी प्रोग्राम हम बीच में कभी कॉल कर रहे होते हैं तो उसमें होता ये है कि हमारी जो प्रोग्राम की जो रिदम होती है, जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हुई आती हैं, तो वो जिस वक्त जहाँ हमने कॉलिंग इनिशिएट की होती है तो वो फिर कॉलिंग इनिशिएट होते ही वो ट्रांसफ़र हो जाता है कंट्रोल उस फंक्शन के पॉइंट पर जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ होता है, और फिर वो सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो वो फंक्शन वहाँ से जंप करके फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन वाली जगह पर चला जाता है, और जब वो हिस्सा पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद दोबारा उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया होता है। तो इस तरीके से हमारी जो सीक्वेंस होती है ऑपरेशन की वो टूटती नहीं है, सिर्फ जहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग आती है तो सब फंक्शन थोड़ी देर के लिए हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल उस फंक्शन के पास चला जाता है। फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा उसी जिस जगह से कॉल हुआ होता है कंट्रोल वहाँ पर रिटर्न कर देता है। उसके बाद अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, कि हम फंक्शन को कॉल कितने तरीके से कर सकते हैं। कॉलिंग के फंक्शन को दो तरीके हैं, एक तो हम कॉल बाय वैल्यू और दूसरा हम कॉल बाय रेफरेंस की मदद से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं इसकी जो है हम आपको एक एक करके डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की। अब कॉल बाय वैल्यू को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ना दो चीज़ों के मतलब बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है भाई। एक तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फिर आपको पता होना चाहिए फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, क्योंकि आगे इसकी डेफिनेशन में दो वर्ड यूज़ होंगे, तो अगर आपको इसके मतलब नहीं पता तो फिर आपकी ना चटनी बन जाएगी दिमाग की। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। देखो, जिस वक्त आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हो ना, अपना फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हो, डिफ़ाइन कर रहे होते हो, उसको पूरे बॉडी डिफ़ाइन करते हो, तो उस वक्त जब आप जो वेरिएबल्स जो फंक्शन की डिक्लेरेशन के वक्त यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो वहाँ जो आपने वेरिएबल्स की वैल्यू रखी होती है और जो उनको डिफ़ाइन किया होता है वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब उसके बाद जिस वक्त आप फंक्शन कॉल करते हो तो ज़रूरी तो नहीं कि आप वही वैल्यूज़ फंक्शन की दोबारा रिपीटेडली यूज़ करो, आप किसी और वैल्यूज़ के ऊपर भी उस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे देखो, मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था। अब मैंने स्क्वायर रूट का एक फ़ंक्शन बनाया और उसको एक वैल्यू पे कैलकुलेट कराया। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि मुझे आगे चल करके अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या मुझे एक ही वैल्यू को बार बार स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो हम कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट की कोई सी भी वैल्यू डाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट एक फंक्शन है और किस वैल्यू पर वो निकाला जा रहा है वो एक वेरिएबल है। तो जिस वक्त फंक्शन क्रिएट किया था उस वक्त जो वैल्यू थी वो कहलाती है फॉर्मल पैरामीटर। इसी तरीके से जिस वक्त फंक्शन को एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उस वक्त जो वैल्यू जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी होती है उसको कहते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर। तो कॉल बाय वैल्यू की खासियत क्या होती है, ये दोनों अगर आपको बातें समझ आ गई कि दो तरह के वेरिएबल्स, अच्छा कंप्यूटर करता ये है सी लैंग्वेज में कि इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग बनाता है। ठीक है भाई, जिस वक्त फंक्शन डिफाइन किया उस वैल्यू की मेमोरी लोकेशन चेंज होती है और जो एक्चुअल जब आप कॉल कर रहे होते हैं उस वक्त जिस वेरिएबल के लिए आप इसको यूज़ करते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन चेंज होती है। ठीक है ना, तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल नहीं हो सकती, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकती। इसीलिए कॉल बाय वैल्यू की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर की जगह पर, और ये वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर की उसको ओवरराइट नहीं करती। ठीक है ना, बल्कि दोनों वैल्यूज़ यूनिक मेमोरी के अंदर सेव होती हैं और फिर उसके ऊपर जो है एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। तो जब इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू आसान ज़बान में उसकी समरी हो गई कि उस कॉल बाय वैल्यू की वजह से जिस पॉइंट पर हम कॉल कर रहे होते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो ही उस वैल्यू पर वो फंक्शन परफॉर्म करता है और ऑलरेडी जो पहले से डिफाइंड वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो उसके ऊपर ओवरराइट नहीं होती। ठीक है भाई। अब हमारे पास दूसरा तरीका जो फंक्शन की कॉल का होता है उसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। जबकि कॉल बाय रेफरेंस जो हमारा जो मेथड है इसके अंदर होता ये है कि ओवरराइटिंग हो जाती है।
इसके अंदर हमारे पास जो एड्रेस होता है मेमोरी का वो कॉपी हो जाता है और फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ जो होती हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव नहीं होती, बल्कि मेमोरी लोकेशन जो होती है उनके लिए सेम रहती है। लिहाजा जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जिस वैल्यू के ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस वैल्यू का जो भी आंसर होता है वो वैल्यू जो होती है वो उस सेम एड्रेस के ऊपर ओवरराइट हो जाती है, कॉपी हो जाती है। तो ये जो तरीका होता है जिसके ज़रिए वैल्यू जो है हमारी फॉर्मल पैरामीटर की मॉडिफाइड हो जाती है एक्चुअल पैरामीटर की वजह से, और उसी सेम एड्रेस के ऊपर मॉडिफिकेशन के बाद वैल्यू सेव हो जाती है, तो ये कहलाता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस मेथड। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सी लेवल की जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करती है, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, जब तक कि आप जो है ना मेंशन ना करें कि आप कॉल बाय रेफरेंस के ज़रिए कॉल कर रहे हैं, तो वरना अदरवाइज़ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो जो सेटिंग होती है वो कॉल बाय वैल्यू पर होती है, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो जो है बाय वैल्यू उसकी कॉल करता है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि भाई सी लैंग्वेज के अंदर जो है इनपुट आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें डिस्कशन जो कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर रखना है, तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा जो कि मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रिक्टली रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करो, जो उससे रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, जिनके बगैर मैं आपको समझा नहीं सकता, तो मैंने वो चीज़ें जो हैं इंक्लूड करी हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स में उससे हेल्प मिल जाए। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन का मतलब आप समझते हैं, इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को डाटा सेंड करना। तो वो तमाम फंक्शन जिनकी मदद से हम जो है यूज़र का दिया हुआ डाटा रीड करके अपने पास वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं किसी लोकेशन के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट। तो वो फंक्शंस जो कि डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होते हैं वो सारे इनपुट फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरीके से आउटपुट का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा होता है उसको जो है डिस्प्ले करना। तो वो फंक्शन जो हमारे पास प्रोसेस डाटा को दोबारा से यूज़र स्क्रीन के ऊपर या किसी भी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं हमारे आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात करने से पहले दोबारा से यहाँ पर जो है हमें हेडर फाइल्स के बारे में तज़किरा दोहराना पड़ेगा। हेडर फाइल्स जैसे कि बताया है कि ये वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर जो फंक्शंस, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज के, वो ऑलरेडी उसके अंदर सेव होते हैं। हमने सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना होता है और बाकी उसकी बॉडी स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, वो सारी की सारी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर डिफ़ाइन होती है। तो किसी भी हमें जिस किस्म के फंक्शंस को यूज़ करना होता है तो उनकी लाइब्रेरी को पहले अपने प्रोग्राम में लोड करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि आप गेम वेम खेलते हैं तो पबजी या दूसरे गेम्स के अंदर क्या होता है, आपके पास मुख्तलिफ बैकपैक्स होते हैं, और बैकपैक्स के अंदर एक ख़ास किस्म के जो है हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एमओ होता है, कुछ के अंदर हमारे पास राइफल्स होती हैं, कुछ जो हमारे जो मेडिकेयर के होते हैं, ठीक है भाई। तो वो फ़र्स्ट एड वाले जब आपको बैकपैक मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सारी फ़र्स्ट एड की चीज़ें होती हैं। तो आपको जिस किस्म की प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है आप वो बैकपैक साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल यही काम जो होता है हेडर फाइल्स का होता है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हैश इंक्लूड यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है हम हेडर फाइल का नाम लिखते हैं और उसका एक्सटेंशन जो होता है तमाम हेडर फाइल्स का वो .h होता है। तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास हम देखते हैं कि कितने मुख्तलिफ फंक्शंस की मदद से हम कितने फंक्शन से इनपुट ले सकते हैं और कितने फंक्शंस हैं जो कि आउटपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस, इनकी मुख्तलिफ जो है टेक्निकल फीचर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमनली तो हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो स्कैन और प्रिंट फंक्शन यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, कॉमनली तौर पे। लेकिन आपको बाकी सारे इनपुट फंक्शंस और उनकी वजह क्या होती है, कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ किया जाता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो यूज़ किया जाता है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है गेट कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है ना। तो गेट कैरेक्टर इनपुट के लिए यूज़ होता है, इसी तरीके से आउटपुट के लिए पुट कैरेक्टर फंक्शन यूज़ होता है। तो ये गेट कैरेक्टर करता क्या है, इसका काम होता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को जो है इनपुट लेना, और पुट कैरेक्टर का काम होता है सिंगल कैरेक्टर फाइल को स्क्रीन पे या डिस्प्ले उस पर शो करना। तो ये सिंगल कैरेक्टर के इनपुट आउटपुट के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर फंक्शंस कहलाते हैं। इसको समझाने के लिए इसकी मैंने छोटी सी एक कोडिंग करी है सिंपल सी, जिसकी मदद से आपको उसकी फंक्शनिंग समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ये कोड जो है आपको डायरेक्ट कंपाइलर पे चला करके दिखाता हूँ। तो इस कोड को यहाँ से करते हैं कॉपी।
अच्छा, किसी भी सी लैंग्वेज के कोड को चलाने के लिए आपके पास जो है या तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं नेट पे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, या फिर जो है आपके पास जो है सिस्टम के अंदर टर्बो सी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो टर्बो सी अगर आप कंपाइलर इंस्टॉल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो कंपाइल रन सेव करने के लिए आपके पास एनी टाइम नेट हो ना हो मौजूद होगी एक IDE। अच्छा, हमने वहाँ से कोडिंग उठाई थी, वो कोडिंग यहाँ पर हमने जो है पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा जो है गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर काम कैसे करता है। ठीक है भाई, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक IDE इन्वायरमेंट है, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इस पर जो मैंने कोडिंग ये टाइप करी या जो मैं कॉपी करके लेके आया, ये है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है भाई, इस पर मैं टेक्स्ट लिखा। अब उसके बाद जो है ना, अब ये कंपाइलर इसको जब मैं रन करूँगा तो ऑलरेडी इसको सबसे पहले कंपाइल करेगा और फिर उसके बाद इसको रन करेगा। ठीक है भाई, तो ये देखें कंपाइलिंग प्रोग्राम सबसे पहले लिखा हुआ आता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलेशन और रनिंग दो अलग अलग चीज़ें। जब भी हम कोई प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइल कराते हैं तो उसमें होता ये है कि वो प्रोग्राम के सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड में, फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूटेबल बनाता है और फिर जो है उसको जब हम रन करते हैं तो वो जो हमारी फ़ाइल होती है वो रन होती है। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्टली रन का बटन दबाया तो उसने ऑटोमेटिकली पहले कंपाइल किया, उसके बाद उस प्रोग्राम को रन कर दिया। प्रोग्राम रन हुआ, हमसे कह रहा है इंटर अ कैरेक्टर, कि भाई आप कोई कैरेक्टर इंटर करें, तो हम कोई सा भी कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। ठीक है भाई, जब कैरेक्टर इंटर किया तो उसने जो है हमें आउटपुट के तौर पर वही कैरेक्टर डिस्प्ले कर दिया। तो सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा हम इसमें इंटर नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्राम को दोबारा रन किया, अब मैं इसमें जो है 2 से 3 कैरेक्टर एक्स्ट्रा डाल दिए, लेकिन जब इंटर किया तो देखो उसने बाकी आगे जितने भी कैरेक्टर्स लिखे थे उन सबको इनपुट में काउंट नहीं किया, उसने रिटर्न जो फर्स्ट वैल्यू थी कैरेक्टर की उसको रिटर्न कर दिया। तो जब कभी आपको इनपुट में सिंगल कैरेक्टर रीड करना हो, ठीक है भाई, और आउटपुट में सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना हो तो आप गेट कैरेक्टर पुट कैरेक्टर यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारे पास सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेने का एक और भी तरीका होता है जिसको गेट ch और गेट che कहा जाता है। इसकी मदद से भी हम सिंगल कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं और उसको अगर डिस्प्ले करना हो तो हम पुट ch फंक्शन की मदद से उस सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि भाई जब ये काम पहले गेट कैरेक्टर वाले फंक्शन से हो रहा था तो फिर इनसे कराने की क्या ज़रूरत है, भाई दोनों फंक्शन एक काम कर रहे हैं। तो नहीं बच्चे, उसमें एक छोटा सा टेक्निकल फ़र्क होता है। टेक्निकल फ़र्क क्या होता है कि जो गेट ch होता है ये एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब ये कि ये आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर ये इंस्टॉल नहीं होता। इसके लिए आपको कंसोल इनपुट आउटपुट की जो फाइल है वो चाहिए होगी। तो आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले तो इसमें से कोई सा भी फंक्शन यूज़ करें, गेट ch या गेट che, तो उसमें आपको प्री प्रोसेसर में कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर्स पर जो है ज़्यादातर अगर आप कोई प्रोग्राम बनाएं जिसमें आपने ये फंक्शन यूज़ किया हुआ हो तो वो एरर दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये हेडर फाइल मौजूद नहीं होती। अलबत्ता अगर आप जो आपके पास अगर टर्बो सी मौजूद है आपके सिस्टम पर तो उसके अंदर जो है कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल मौजूद होती है। तो आपका ये प्रोग्राम इस फंक्शंस का वो आपके टर्बो सी के IDE के ऊपर, कंपाइलर के ऊपर बिल्कुल सही स्मूथली रन करेगा। ठीक है। अच्छा, फ़र्क क्या होता है इसमें? फ़र्क ये होता है कि कभी फ़र्ज़ करें कि आप स्क्रीन पे कोई अपना ATM का पिन नंबर डाल रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास अगर कोई लोग खड़े हुए हों तो वो आपका पासवर्ड देखें, या आप किसी जगह सिस्टम पे कोई चीज़ इंटर कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि स्क्रीन पे वो जो है डिस्प्ले हो और बाकी सबको नज़र आए। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, जब हम इनपुट लिखते हैं तो लिखने के बाद इनपुट हमें इंटर प्रेस करना पड़ता है, तब जा कर के वो गेट कैरेक्टर के ज़रिए वो इंटर किया हुआ हमारा कैरेक्टर रीड होता है। अब हम चाहें कि मैं सिर्फ स्क्रीन पर लिखूं और मेरा डिस्प्ले भी ना हो कि मैंने टाइप कौन सी की है, ठीक है ना, और बिना इंटर प्रेस किए जो है वो डायरेक्टली उसको इनपुट ले ले, तो मैं इस काम के लिए गेट ch फंक्शन को यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, गेट ch और गेट che दोनों एक ही तरह से काम करते हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं और बिना इंटर प्रेस किए ये इनपुट जो है कैरेक्टर का पिक कर लेते हैं। जो भी आप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो वो फ़ौरन इनपुट वेरिएबल में उसको मेंशन कर देंगे। सिर्फ ई जो होता है एक्स्ट्रा, ये ई जो होता है आपके डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है कि ये आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले देना है कि नहीं देना। तो ये गेट ch जो होता है उसमें जब आप कैरेक्टर इंटर करते हैं तो स्क्रीन पे आपका इनपुट किया हुआ कैरेक्टर नज़र भी नहीं आता, डायरेक्ट कीबोर्ड की का सिग्नल आपके वेरिएबल में सेव हो जाता है। जबकि जो जिसके साथ गेट ch लिखा हुआ है तो इसमें जब आप कैरेक्टर जो है कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले भी होता है,
आपके आउटपुट कंसोल पे और वो जो है ना इनपुट भी चला जाता है। तो बस ये इन दोनों के दरमियान छोटा सा फ़र्क होता है। और इस टेक्निक की मदद से हम करते ही हैं कि किसी प्रोग्राम के अंदर अगर हमें किसी यूज़र से पासवर्ड जो है पूछना है कि भाई कोई एटीएम पिन नंबर या अपना कोई सिस्टम पासवर्ड डालो, तो फिर हम जो है ये गेट सी एच की मदद से जो है हम मुख्तलिफ उसके जो भी पासवर्ड के कैरेक्टर्स हैं उसको इनपुट लेते हैं। तो अब वो बंदा जब अपना पासवर्ड इंटर करेगा तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो कोई और आसपास जो यूज़र है वो उसकी स्क्रीन से उसका पासवर्ड देख के कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसमें एक छोटा सा इसका इस्तेमाल होता है। तो अब मैंने इसका जो कोड लिखा हुआ है, जैसे गेट सी एच का हमने एक छोटा सा कोड लिखा है, अगर हम इसको टर्बो सी पर रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले हमसे क्या आएगा, प्रेस एनी कैरेक्टर। और जैसे ही हम कोई कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो वो कैरेक्टर उस वक्त हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर ये क्या प्रेस्ड कैरेक्टर इज़ ई, तो ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आओ ज़रा प्रोग्राम की कोडिंग में मैंने खुद से आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये इनपुट जो गया है तो इनपुट में कौन सी जो मैंने की प्रेस की थी वही की गई है कि नहीं गई, तो इसलिए मैंने यहाँ अलग से प्रिंट फंक्शन के ज़रिए उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई है। ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को शुरू किया तो मैंने कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की नहीं ली। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जब फंक्शन स्टार्ट किया इस प्रोग्राम में, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल भी आप मेंशन करिएगा। ठीक है ना, मैं टाइप करना भूल गया हूँ, तो आप वहाँ मेंशन करिएगा क्योंकि प्रिंट फंक्शन जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर डिफाइन हुआ हुआ होता है। फिर उसके बाद जब मैंने सिर्फ ये आपको इसकी वर्किंग समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रिंट लाइन यहाँ पे ऐड की है, अगर ये नहीं करता तो फिर स्क्रीन पे कुछ भी जो है ना डिस्प्ले नहीं होता। तो गेट फंक्शन जो होता है इसकी मदद से कैरेक्टर आप इनपुट कर सकते हैं बिना स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए। ठीक है ना, तो ये बड़ा जो है ना अच्छा एक तरीका है, इससे आप पासवर्ड इनपुट जो है ना ले सकते हैं। बाकी प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ जो हमारा इनपुट था चेक करने के लिए कि हमने जो प्रेस किया है ये वाकई काम भी करता है कि नहीं करता, तो इसलिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए उस कैरेक्टर की वैल्यू जो भी मैंने एंटर की होगी तो फिर मैंने ये यहाँ पे प्रिंट करवाई है। अच्छा, उसी से रिलेटेड जो जिसमें गेट सी एच ई होता है उसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा ई होता है, जैसे मैंने बताया था, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है। तो अदर देन पासवर्ड अगर आपको सिंगल कैरेक्टर्स जो है ऐसे इनपुट करने के जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आए और साथ में वो इनपुट भी हो जाए तो आप उसमें गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो होगा ये कि जैसे ही आप कैरेक्टर इंटर करेंगे आपको इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनपुट में उसको रीड कर लेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब नीचे जो प्रोग्राम टाइप किया है तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम में जो है आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली फाइल जो जैसे ऊपर मिस हो गई थी तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाई है प्री प्रोसेसर में। फिर साथ में कंसोल इनपुट आउटपुट की भी फाइल जो है ना मेंशन करी है। और फिर सेम उसी तरीके से बस इस दफ़ा मैंने गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ किया है इनपुट को लेने के लिए। तो जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा इस कोड को, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले मेरे पास मैसेज डिस्प्ले होगा प्रेस एनी कैरेक्टर, और जब मैं कैरेक्टर प्रेस करूँगा तो वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो बस ये फ़र्क होता है गेट सी एच और गेट सी एच ई में। तो मुझे सिर्फ जैसे ही कैरेक्टर प्रेस करूँगा तो वो डिस्प्ले भी हो रहा होगा और उसको बिना इंटर प्रेस किए ये जो है इनपुट के तौर पे रिसीव कर लेगा। फिर उसके बाद अगली लाइन जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आपको इसकी वर्किंग शो करने के लिए जो है ये डिस्प्ले की है। अब आ जाते हैं हम, और ये पुट सी एच फंक्शन जो होता है ये ऊपर जो हमने जिस तरह से इनपुट लिया है इसी इनपुट को जो है प्रिंट कराने के लिए हम जिससे प्रिंट एफ फंक्शन लिया इसी की जगह हम पुट सी एच फंक्शन की मदद से भी ये प्रिंट करवा सकते थे। तो आगे जो मैंने कोडिंग रखी है तो उस कोडिंग में सिर्फ इसकी वर्किंग समझाने के लिए कि पुट सी एच फंक्शन भी बिल्कुल प्रिंट एफ फंक्शन की तरह काम करता है। सिंगल कैरेक्टर को जो है ये जो आपने इनपुट दिया होता है उस फाइल को उठाएगा और उस कैरेक्टर को जो है आपकी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आप ये कोड जो है यहाँ पर जो मैंने पुट सी एच की एग्जाम्पल के अंदर रखा है तो आप इसकी मदद से जो है इसकी वर्किंग को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे पुट सी एच जो है वो गेट सी एच के साथ यूज़ किया। तो आपको गेट सी एच की खुसूसियत पता है कि गेट सी एच जो होता है वो क्या करता है कि वो आपकी स्क्रीन पे इंटर करते वक्त कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं करता। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट की जगह अब गेट सी एच की मदद से इनपुट लिया और फिर उसके बाद पुट सी एच की मदद से जो है उसको डिस्प्ले करा दिया। तो वो यहाँ पर शुरू में नज़र नहीं आया और आखिर में आपको कैरेक्टर डिस्प्ले नज़र आएगा। चलिए भाई, इसी तरीके से हमारे पास इनपुट लेने का एक और जो तरीका है, एक और फंक्शन जो है हमारे पास वो कहलाते हैं गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। तो गेट्स और पुट्स फंक्शन जो होते हैं वो भी हमारे पास इनपुट लेते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क हो गया,
देखो तमाम फंक्शंस के दरमियान कोई ना कोई टेक्निकल डिफरेंस है, तभी से वो अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक के साथ यूज़ होते हैं। गेट्स और पुट्स जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लाइन या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को जो है ना वो इनपुट लेता है। तो ये पूरी पूरी लाइन आपने अगर इनपुट करवानी है, कोई बड़ा स्ट्रिंग है, तो आप उसकी इनपुट के लिए आप गेट्स और पुट्स फंक्शन यूज़ करते हैं। तो गेट्स पूरे स्ट्रिंग को इनपुट लेगा और पुट्स पूरे स्ट्रिंग को आपके जो है आउटपुट के तौर पे प्रिंट कर देगा। तो अब इसकी वर्किंग समझने के लिए हमने नीचे इसका एक छोटा सा कोड रखा है कि हम सबसे पहले इसमें जो है अपना वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, और ये भी जो है एक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन में है। तो इसको प्री प्रोसेसर की जो आपका हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, तो ये उसमें डिफ़ाइन है। सिर्फ जो हमने गेट सी एच और गेट सी एच ही पढ़े थे वो खाली नॉन स्टैंडर्ड इनपुट्स थे हमारे, बाकी सारे स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अपना वेरिएबल, उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर रखी, और मैंने उस वेरिएबल की आगे ब्रैकेट के अंदर लिमिट डिफाइन कर दी, ठीक है ना। ये एक तरह से ये एरे क्रिएट किया है मैंने कि मैं जो लाइन लिखूंगा उसके अंदर 100 अल्फ़ाबेट्स होंगे इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो अब मैं इससे 100 से बड़ी कोई वैल्यू इंटर नहीं कर सकता, 101 कैरेक्टर्स इंसर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी लाइन में मैक्सिमम जो है वो 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करी और उसमें मैसेज दिया कि भाई इंटर वैल्यू प्रिंट कर दो, और जो भी आप स्ट्रिंग यहाँ पे इंटर कर रहे होंगे इस मैसेज के बाद, तो वो कंप्यूटर को मैंने गेट्स फंक्शन के ज़रिए कंपाइलर जो है उसको आपके वेरिएबल के अंदर सेव कर लेगा, और साथ में उसकी लिमिट के मुताबिक ही उससे एक्स्ट्रा जो भी टाइप किया होगा आपने वो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। फिर इस बात को कि भाई हमने वहाँ पे स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज़ जो है सेव करवाई हैं उसको प्रिंट करने के लिए जो है हमने पुट्स फंक्शन यूज़ किया स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। और सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट आपको सिर्फ ये डिस्प्ले कराने के लिए कि एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करेगी यू एंटर्ड, कि आपने क्या एंटर किया था, और फिर पुट्स स्टेटमेंट की मदद से आप उस वेरिएबल की वैल्यू जो कि सेव हुई है 100 कैरेक्टर्स की या उसके अंदर तक की, वो उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरीके से इस कोड को आप रन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है भाई। साथ में इसकी खासियत इस इनपुट फंक्शन की ये है कि ये जब आप लाइन लिखते हैं तो उसमें जो स्पेसेस आ रहे होते हैं तो उनको भी कैरेक्टर के तौर पे काउंट करता है, ठीक है। ये नहीं कि उनको स्पेसेस की वजह से उसको ड्रॉप कर दे। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके जब ये हमसे कहता है इंटर वैल्यू और उसकी जगह हम ये टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं वेलकम टू उमर अकेडमी, तो जो है ये पूरे के पूरा इस पूरी लाइन को पुट्स स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट करवा देगा। आखिर में अब हमारे पास एक बहुत कॉमनली यूज्ड जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो है स्कैनएफ और प्रिंटएफ का, जो कि ज़्यादातर यूजुअली तौर पे इस्तेमाल होता है। ये हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के हेडर फाइल के अंदर ये डिफ़ाइन होते हैं, तो इसलिए हम हमेशा प्रोग्राम के शुरू में ज़्यादातर इनको पहले डिफ़ाइन करते हैं प्री प्रोसेसर में, फिर उसके बाद आगे चल करके इनको यूज़ करते हैं। इसकी मदद से आप ना सिर्फ सिंगल कैरेक्टर बल्कि जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के भी आप इनपुट ले सकते हैं, यानी कि एक लंबी वैल्यू को भी स्ट्रिंग की आप इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इसमें स्कैन फंक्शन में और गेट्स फंक्शन में एक फ़र्क होता है, ठीक है ना। और वो फ़र्क क्या होता है कि वो फ़र्क ये होता है कि अगर जब आप स्कैन एफ फंक्शन से इनपुट लेते हैं तो वो जो है ना स्पेसेस को काउंट नहीं करता, और जैसे ही स्पेस आता है तो वो उसको जो है ना टर्मिनेट कर देता है और वो उसके आगे से रीड नहीं करता। तो जैसे अगर मैंने जो लिखा था वेलकम टू उमर अकेडमी, तो वेलकम के बाद जब स्पेस था तो वो वेलकम ही तक रीड करता, उसके बाद की चीज़ों को रीड नहीं करता। जबकि उसकी जगह गेट्स जो होता है ना, गेट्स का ये फ़ायदा होता है कि ये स्पेसेस को भी इंक्लूड करके रीड करता है। तो बस आप जब स्कैन स्टेटमेंट के ज़रिए इनपुट लेते हैं तो याद रखिएगा कि आप स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते इनपुट वैल्यूज़ के दरमियान। आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स की सूरत में उसे विदाउट स्पेस होना चाहिए, वरना स्पेस के बाद वाली वैल्यू जो है वो इनपुट में काउंट नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंटएफ फंक्शन की मदद से, ये तो बहुत ही कॉमनली है, आप इसको किसी भी जो भी आपके जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। साथ में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ जहाँ हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करी है या जहाँ हमने स्कैन स्टेटमेंट यूज़ करी है तो वहाँ पर हमने जो है कुछ दो निशान यूज़ किए हैं। एक तो कुछ परसेंटेज के साथ अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं और एक जैसे यहाँ स्लैश के साथ एन। तो ये क्यों यूज़ हुए? इन चीज़ों को, जैसे कि ये जो \n है इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, और ये जो परसेंटेज और डी नज़र आ रहा है आपको इसको हम कहते हैं आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक भी है, तो हम उसमें डिफ़ाइन करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हम आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होती हैं कि जब भी आप जो है इनपुट या आउटपुट के वक्त आप जो है किसी भी
अल्फ़ाबेट को बैक स्लैश के साथ यूज़ करते हैं तो कंपाइलर में उसके सी के उसकी मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं फिर। यानी एक नॉर्मली आप मैसेज टाइप कर रहे हो तो उसमें जो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं इट्स ओके, लेकिन जब आप किसी के साथ बैक स्लैश यूज़ करते हैं तो फिर कंप्यूटर में कंपाइलर में सी के उसकी एक डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और उसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस, ठीक है ना। तो उसकी मदद से जो है आप मुख्तलिफ अपने इनपुट या आउटपुट के वक्त थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर बैक स्लैश टी यूज़ किया तो उससे आप टैब की स्पेसिंग दे सकते हैं। हमने बहुत सी जगहों पे बैक स्लैश एन यूज़ किया है तो उसकी मदद से हम न्यू लाइन के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास 15 के करीब 15, 16 या 17 होते हैं ऐसे कि आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ जो है ये बैक स्लैश यूज़ करके या मुख्तलिफ स्पेशल सिम्बल्स के साथ यूज़ करके उसको एक यूनिक मीनिंग देते हैं और उसका एक यूनिक जो है फॉर्मेट होता है। तो ये सारे कहलाते हैं हमारे स्केप सीक्वेंस। इसी तरह से हम जब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की जिसके साथ परसेंटेज का साइन लगता है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो होते हैं उनका काम ये होता है कि हमारा इनपुट या जो आउटपुट है वो डाटा जो है वो किस फॉर्मेट का है, आया वो इंटीगर वैल्यू है, आया वो स्ट्रिंग वैल्यू है, कोई अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो स्पेसिफाई करने के लिए कि वो किस किस्म का डाटा है हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले जो है वो परसेंटेज का साइन मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है भाई, ये उसका एक सिंटैक्स होता है। इसके अलावा आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक माइनस सिंबल यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है आपने जो डाटा है उसको लेफ़्ट अलाइनमेंट पर लिखना है। अगर आप कोई नंबर परसेंटेज साइन के बाद डिफ़ाइन कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप कितनी ज़्यादा फील्ड विड्थ चाहिए, यानी कि कितने स्पेसेस आपके पास आने चाहिए, सिंगल या डबल कैरेक्टर, तो वो आपकी स्पीड कह रहा हूँ, वो आपकी जो है डाटा की लिमिट जो है वो उसको शो कर देते हैं कि कितने कैरेक्टर्स आपके इसमें आ सकते हैं। अच्छा, आप उससे ज़्यादा अगर आप लिमिट स्पेसिफाई कर दी, जैसे मैंने लाइन के लिए ऊपर एरे जब क्रिएट की थी तो उसमें 100 की वैल्यू डाली थी, तो अब मैं 100 के ऊपर की वैल्यू उसमें नहीं लिख सकता था। अगर 100 से कम जो है ना डिजिट्स का कैरेक्टर्स का मेरा इनपुट होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ज़्यादा का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरीके से मैं पीरियड साइन जो होता है उसको यूज़ कर सकता हूँ जिससे मैं फील्ड विड्थ और प्रिसिशन की जो है ना इन्फॉर्मेशन उसमें इंटर कर सकता हूँ। तो खैर ये तो सारी एडवांस लेवल पर चल के होती हैं। अभी बेसिकली जो आप कॉमनली जो यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स उसमें आप परसेंटेज C, D, E या F का साइन यूज़ करते हैं जो कि कैरेक्टर, साइन, इंटीगर और फ्लोट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक बचा है वो है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कमेंट्स के बारे में आप जानते हैं कि प्रोग्राम की जिस वक्त हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के साथ अगर उन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है आपने, जैसे मैं आपको प्रोग्राम की कोडिंग एक्सप्लेन करता हूँ तो साथ में जो है वो कि कोड ये यूज़ क्यों हुआ है तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन साइड में लिख देता हूँ। तो इसी तरीके से जो भी कोई प्रोग्रामर्स जब जो है अपना प्रोग्राम या कोड तरतीब देते हैं तो वो कोड आगे बहुत से किसी न्यू यूज़र ने या कोई न्यू प्रोग्रामर ने उसको रीड करना है या फिर आगे चल करके कभी अगर उस कोड पर दोबारा उनको जो है एडिटिंग या अपडेट करनी पड़ी तो उनको उस कोड की अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग को क्लियरली डिफाइन करने के लिए कमेंट्स मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो कमेंट्स एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है और अपनी एक प्रैक्टिस बनाइए कि आप जो है मुख्तलिफ जगहों पर कि ये फंक्शनिंग कैसे हो रही है उसके लिए आप कमेंट्स मेंशन कर दें तो एक अच्छी प्रैक्टिस में काउंट होता है, ठीक है भाई। और ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कमेंट आप मेंशन करते हैं, उसका सिंटैक्स ये होता है कि आप बैक स्लैश और जो है साथ में स्टेरिक साइन यूज़ करते हैं और फिर एंडिंग के वक्त भी स्टेरिक साइन और बैक स्लैश यूज़ करते हैं, वो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें आपका जो भी मैसेज होता है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, यानी प्रोग्राम उसको कंपाइलर जो है सीखा वो प्रोग्राम स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट नहीं करता, बस ये आपका एक समझ लें कि साइड में मैसेज के तौर पर सोर्स कोड के अंदर मौजूद होता है, इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा भाई, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स के बारे में आप जानते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं उन सिंबल्स को जिनकी मदद से हम किसी किस्म की मैथमेटिकल या लॉजिकल कंप्यूटेशन करवा सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान। यहाँ ऑपरेंड्स जो हैं ये वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को शो करते हैं जिनके दरमियान कोई लॉजिकल या मैथमेटिकल अर्थमेटिक कंप्यूटेशन परफॉर्म की जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने शो किया C = A + B, तो यहाँ जो बीच में जो सिंबल है प्लस का ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये किन दो वैल्यूज़ के ऊपर यूज़ हो रहा है, ये दो वेरिएबल्स A और B को ऐड कर रहा है, तो ये दो ऑपरेंड्स कहलाएंगे और ये जो बीच में साइन है ये ऑपरेटर कहलाएगा। तो अब हम
यहाँ आपको जो है मतलब इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा ऑपरेटर्स का। ठीक है भाई, तो अब ऑपरेटर्स की हम सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स की टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे कॉमनली यूज़ ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं सी में, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, कंडीशनल होते हैं और फिर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आप इसको सारे ही टाइप्स को पढ़ करके जाइएगा, ठीक है ना, वरना कॉमनली आपके पास जो मॉडल पेपर में सवाल आया था वो असाइनमेंट ऑपरेटर का सवाल आया था। ठीक है ना, असाइनमेंट या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है ये कॉमनली यूज़ होते हैं, रिलेशनल, लॉजिकल। तो ये आप जो है इसको, इस टॉपिक को, ये इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए भी। तो अब सबसे पहले सबसे आसान जो हमारे ऑपरेटर्स जिनसे हम बचपन से खेलते आए हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपने सारी ज़िंदगी किया है। यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास 3 और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐड हो जाते हैं, जिसमें एक मॉडुलस आ जाता है। ठीक है भाई, मॉडुलस डिवीजन वाला, एक इंक्रीमेंट वाला और एक डिक्रीमेंट वाला। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को एक्सप्लेनेशन के एतबार से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, एक कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर लगते हैं। ठीक है ना, यानी कि 2 ए प्लस बी की ज़रूरत नहीं, ए प्लस प्लस लिख दिया या बी माइनस माइनस लिख दिया। तो ये सिंगल ऑपरेंड के साथ जो ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उसे यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। वो ऑपरेटर्स जो 2-3 हमारे ऑपरेंड्स के दरमियान यूज़ होते हैं, तो उन ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे एडिशन हमेशा 2 वैल्यूज़ के दरमियान होगी, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी 2 वैल्यूज़ के दरमियान होगी, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी आपको 2 अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। बाकी आपके लिए जो न्यू है इस दफ़ा वो ये था कि आप ये जो मॉडुलर डिवीज़न कहलाती है, इसमें होता ये है कि ये डिवीज़न आपकी नॉर्मल डिवीज़न से इस तरह से डिफरेंट होती है कि जब आप 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो उसमें उसका रिमाइंडर क्या बचता है, ये उस वैल्यू को रिटर्न करता है। इसी तरह से हमारे पास जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किसी भी ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है उसको एक स्टेप आगे ले जाता है। जैसे अगर लास्ट वैल्यू 4 होगी तो इंक्रीमेंट के बाद 5 हो जाएगी। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है उसको एक वैल्यू नीचे ले जाएगा, जैसे अगर 4 होगी तो वो 3 कर देगा उसको। अब इन सारे जो है ऑपरेटर्स की वर्किंग शो करने के लिए मैंने एक छोटा सा जो है आपको एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसकी मदद से जो है हम आपको इसकी वर्किंग समझाते हैं। तो अब करते हैं कि ये प्रोग्राम तो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसको हम लेके चलते हैं अपने सीधे कंपाइलर के पास कॉपी करके, और वहाँ पे चल करके देखते हैं कि जब हम इसको इस कोड को रन करेंगे तो ये सारे ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो हम अब इसमें किया क्या है कि मैंने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और असाइन की उनको वैल्यूज़। यहाँ पर ए की वैल्यू 9 रखी है, बी की वैल्यू 4। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करते हैं डायरेक्ट रन। तो अब जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो नीचे देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले 2 वैल्यूज़ 9 और 4 ऐड हुए, तो ऐड करके उसने आंसर दे दिया 13, बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करवाई तो जो है 9 और 4 में सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो आंसर 5 आ गया, बिल्कुल सही। इसी तरह दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 4 को 4 9 से 36, ये भी सही है। अब सिंपल डिवीजन करवाई हमने यहाँ पर 9 और 4 की, तो हमारे पास आंसर है 2। आप कहेंगे कि 4 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये 2 पॉइंट समथिंग इसने आंसर डेसिमल वैल्यू क्यों नहीं शो करी? क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या लगा हुआ है, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर में हर जगह पर परसेंटेज और उसके साथ डी। तो डी जो होता है वो होल नंबर वैल्यू को शो करता है, इंटीग्रल वैल्यू को शो करता है। तो अगर यहाँ पे f लगाते तो फिर ये फ्लोट वैल्यू में यानी डेसिमल में आंसर शो करता। तो उसने उस 2 पॉइंट समथिंग आंसर को राउंड ऑफ करके 2 शो कर दिया। फिर हमने मॉडुलर डिवीजन करी, तो मॉडुलर डिवीजन के अंदर क्या हुआ भाई कि यहाँ पे आपका परसेंटेज वाला साइन यूज़ हुआ है ए और बी के दरमियान। तो इस मॉडुलर डिवीजन के नतीजे में 9 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 4 के टेबल में 9 तो नहीं आता, क्लोजेस्ट 8 आता है। 4 2 8 लिखेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। तो उसने हमें रिमाइंडर जो वैल्यू बची थी वो रिटर्न कर दी। अगर कोई वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, जैसे 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो जब 2 वैल्यूज़ कम्प्लीट डिवाइड हो जाती हैं तो रिमाइंडर उसका 0 रिटर्न होगा यहाँ पे। इसी तरह ए में इंक्रीमेंट करवाया कि भाई यहाँ पर ए से पहले मैंने इंक्रीमेंट यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये आपका प्री इंक्रीमेंट है, तो ए की जो ऑलरेडी वैल्यू है उसमें ये इंक्रीमेंट करके उसने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से जो बी की वैल्यू थी वो 4 थी, उसमें उसने डिक्रीमेंट करके उसको 3 की सूरत में प्लेस कर दिया। तो ये हमारे सारे के सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे
उनकी कोड के ज़रिए भी आपने वर्किंग चेक कर ली। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिला के लिखा जाए तो ये फिर अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, हमारे पास मॉडल पेपर में इसी का क्वेश्चन आया था। वहाँ पर उन्होंने आपसे अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं पूछे थे, बल्कि उन्होंने अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स पूछे थे। तो हमने वहाँ पर ये सारे के सारे, जब हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिक के साथ मिक्स करते हैं तो ये उनकी वर्किंग हमने वहाँ मॉडल पेपर में भी शो की थी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो उसका मतलब होता है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं, बल्कि सी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बी की जो वैल्यू है वो ए के अंदर असाइन कर दी जाए, यानी बी की वैल्यू आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ए के अंदर, तो वो ए में कॉपी हो जाएगी। आम तौर पर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये ऐसा है कि जैसे ए इज़ इक्वल्स टू बी, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम यही पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसोसिएटिविटी, कि हम जो भी मैथमेटिकल लाइंस लिखते हैं, एक्सप्रेशंस वगैरह लिखते हैं ना, तो उनको रीड सी लैंग्वेज में कैसे किया जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के जो अप्रोच है उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट उसका नज़रिया है, तो हमें वो पता होना चाहिए काम के दौरान। ठीक है, चलो इस बात को अभी आगे हम डिटेल में बताते हैं। अभी आप सिर्फ ये देख लेंगे, अगर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस के साथ लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि भाई जो ए है उसके वो बराबर है कि ए प्लस बी के, यानी असाइनमेंट इक्वल टू का मतलब ये है कि बी की वैल्यू जो है वो ए के अंदर प्लस करके ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। इसी तरीके से अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ माइनस का साइन लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ए में से बी की वैल्यू माइनस करके ए की वैल्यू को असाइन कर दो, ठीक है। इसी तरह यही फिर मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। अब यहाँ तो इस तरह बताने से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसका भी एक छोटा सा कोड बनाया और अब हम इस कोड को भी रन करके देखते हैं कि ये वैल्यूज़ काम किस तरह से करती हैं और इसका आंसर क्या आता है, ठीक है भाई। तो ये कोड किया यहाँ से कॉपी, अब चलते हैं कंपाइलर की तरफ डायरेक्ट। ठीक है भाई, अब ये आ गया कोड यहाँ पर, अब करते हैं इसको रन। तो अब देखें ये इसका आउटपुट क्या आया है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में देखें, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए और उसको वैल्यू असाइन करवाई है 5, तो ए की मेमोरी लोकेशन में 5 वैल्यू असाइन है। जबकि दूसरी तरफ वेरिएबल सी सिर्फ डिक्लेयर किया गया है और उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर की गई है, इसकी वैल्यू असाइन कुछ भी नहीं कराई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, सी इज इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इसने ये किया होगा कि ए की वैल्यू को सी के अंदर कॉपी कर दिया होगा, यानी ए की वैल्यू सी को असाइन हो गई होगी। अब ये बात चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले प्रिंट करवा लिया कि भाई ज़रा मुझे सी प्रिंट करके दिखाओ कि सी के अंदर क्या है। तो उसने सी के अंदर क्या प्रिंट किया, 5, वरना अगर ये असाइन ना हुई होती तो सी में तो मैंने कुछ असाइन ही नहीं किया था, तो ये उसको 0 प्रिंट कर देता कि भाई सी की मेमोरी लोकेशन पर कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कि भाई अब आप सी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करो, सी प्लस असाइनमेंट इज इक्वल्स टू ए। तो उसमें क्या करेगा, ए की वैल्यू सी को असाइन करेगा ऐड करके। तो अब देखो सी के पास पहले से 5 वैल्यू ऑलरेडी सी के वेरिएबल में पड़ी हुई है और ए की वैल्यू जो 5 है जब वो उसमें ऐड होगी पिछली सी की वैल्यू में तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो 5 नहीं रहेगा, 5 + 5 अब क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो फिर मैंने अगली दफ़ा जब सी की वैल्यू प्रिंट करके चेक करी क्या है तो आ गया जवाब 10। इसी तरीके से अब ये दिमाग में रखिए कि ये मेमोरी लोकेशन पे सी की वैल्यू 10 है। अब नीचे अगला जो ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है वो है सब्ट्रैक्शन का असाइनमेंट के साथ। अब मैं ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ सी की करंट वैल्यू से। सी की करंट वैल्यू अब तक लास्ट ऑपरेशन के बाद 10 हो चुकी है, 10 के बाद अब उसमें ए की वैल्यू यानी 5 माइनस की जाएगी तो वो दोबारा 5 हो जाएगी। प्रिंट करा के चेक किया, सी की वैल्यू वाकई 5 हो गई। इसी तरह फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 25 हो गई। प्रिंट करा के चेक कर लिया, 25 आ गया भाई। इसी तरह से फिर मैंने सी की डिवीज़न करवाई, अब यहाँ पर आ चुका है 25, ठीक है, लास्ट वैल्यू 25 है सी की। उसको डिवाइड करवा रहा हूँ ए से, ए की वैल्यू 5, 25 5 से डिवाइड होगा वो फिर दोबारा 5 हो जाएगा। मैंने प्रिंट करके चेक किया तो पता चला जी भाई बिल्कुल सही, वो हो गया 5। फिर मैंने अब सी की लास्ट वैल्यू 5 है, उसकी मॉडुलर डिवीज़न कराई, 5 को 5 से डिवाइड करवाया। अब चूँकि जब 5 5 से डिवाइड होगा तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो लिहाजा मॉडुलर डिवीज़न करवाई तो उसका आउटपुट क्या आया, 0। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से आपने इसकी कोडिंग और इसकी वर्किंग दोनों समझ ली। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स।
रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि भाई ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करता है, ठीक है। यानी कि समझ लें कि ये दो एक्सप्रेशंस के दरमियान यूज़ किया जा सकता है। अगर दोनों एक्सप्रेशंस में से कोई ट्रू होगी तो ये उस ट्रू के लिए वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल होगी तो फॉल्स के लिए ये 0 रिटर्न करेगा। अब कितनी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स की मुख्तलिफ जो कॉमन टाइप्स हैं वो ये हैं कि अगर दो इक्वल टू साइन लगे हों तो उसका मतलब ये है कि आप दोनों में कंपैरिजन करवा रहे हैं। सिंगल इक्वल टू का साइन, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो तो वैल्यू असाइन कर देता है। अगर दोनों को एक साथ यूज़ करें दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो फिर उसका मतलब होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो अब मैं इसको अगर इस तरह से कोड बना के चेक करता 5 = 3 तो ये चेक करेगा हाँ क्या ये 5 और 3 बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आएगा इसका आंसर। इसी तरह दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन के लिए ग्रेटर देन का साइन यूज़ करूँगा तो ये 5 को 3 से कंपेयर करेगा, ये बात दुरुस्त है, 5 ऑब्वियसली ग्रेटर देन है 3 से, तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह 5 लेस देन 3 है, ये बात ट्रू है, तो भाई अगर ये ट्रू है तो फिर ये इसको 1 दे देना चाहिए था, पर ये ट्रू नहीं है, 5 लेस देन 3 नहीं है, 5 तो ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जो साइन ऑफ ये एक्सक्लेमेशन इक्वल टू के साथ नज़र आ रहा है, इसको जो है आप कॉम्प्लीमेंट या नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी कहते हैं। तो नॉट इक्वल टू का मतलब जब दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं हो, जैसे 5 और 3 बराबर नहीं है, हाँ ये बात बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है कि 5 और 3 बराबर नहीं है, तो ये बिल्कुल एक्चुअली अपोजिट है इस इक्वल टू ऑपरेटर का, नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से बस ये समझ लें कि जब भी कोई जो आपका ऑपरेटर रिलेशनल यूज़ हुआ है अगर वो ट्रू होता है तो आंसर 1 रिटर्न करता है, फॉल्स होता है तो आंसर 0 रिटर्न करता है। चलो भाई, इसके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको भी जल्दी से चला करके चेक कर लेते हैं, ताकि इसको ये करने का मकसद ये है कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली। आप जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप उसको उसका कोड बना करके ज़रूर चेक करें। असल वरना फिर फ़ायदा क्या आपके पढ़ने का, कि आप आगे चल करके ज़िंदगी में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ करके गए होंगे और आपने खुद से अपने हाथ से कोड नहीं बनाए होंगे, तो फिर आपकी वो लर्निंग, आप वो कंसेप्ट को सही तरह से समझ नहीं पाओगे। तो ज़रूर कोशिश किया करो कि छोटे मोटे प्रोग्राम खुद से भी जो है बनाते रहो। चलो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया भाई, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे कोड रन किया। हमने दो वैल्यूज़ ले ली, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तीनों की वेरिएबल टाइप इंटीजर डिक्लेयर करी और तीनों को वैल्यूज़ असाइन कर दी, ए को 5, बी को 5 और सी को 10। ठीक है, अब पहले हमने कंपैरिजन कराया क्या ए और बी बराबर हैं, ठीक है भाई, तो ए और बी ऑब्वियसली दोनों बराबर हैं, तो उसकी रिटर्न वैल्यू क्या आई 1। फिर बी और सी को हमने कंपेयर किया कि भाई ए और सी बराबर है, नहीं हो सकते बराबर, ए 5 है दूसरा 10 है, तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आई 0। तो ये तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने जैसे एक्सप्लेन किया था, जो सी कंडीशन ट्रू होगी उस ट्रू कंडीशन पे 1 लिख देगा कि हाँ ये कंपैरिजन बिल्कुल जायज़ है, ट्रू है, और जो कंपैरिजन फॉल्स होगा उसकी जगह पर 0 आ जाएगा। चलें भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो ऑपरेटर की टाइप्स है उन्हें हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो है क्या काम करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके उसके बाद उनकी वैल्यूएशन करके ओवरऑल आंसर देते हैं कि एक्सप्रेशंस दोनों जो है उनका जो रिलेशनशिप है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब ये दो एक्सप्रेशन के दरमियान जो कंपैरिजन किया जाता है वो 3 तरह से किया जा सकता है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक लॉजिकल एंड कहलाता है, एक लॉजिकल और तीसरा जो है वो है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड को हम 2 एम्परसेंड साइन से शो करते हैं और ये उस वक्त हमें ट्रू वैल्यू शो करता है अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हों। अगर दो में से कोई एक एक्सप्रेशन भी जो है फॉल्स हो जाए तो उसका ओवरऑल आंसर जो रिटर्न करता है ये फॉल्स करता है। ठीक है भाई, तो इसकी मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया c, उसको वैल्यू असाइन करवा दी 5। इसी तरह एक वेरिएबल लिया d, उसको वैल्यू असाइन करा दी 2। अब हमने 2 एक्सप्रेशंस बनाई और उनके बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ किया। पहली एक्सप्रेशन के c = 5 है और दूसरी एक्सप्रेशन दी d इज़ ग्रेटर देन 5। तो पहली कंडीशन को देखें, चूँकि c को ऑलरेडी वैल्यू 5 असाइन हुई है तो ये फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन d ग्रेटर देन 5, d की वैल्यू असाइन 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 5 होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2 5 से ग्रेटर देन नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब दो में से अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो उसका ओवरऑल आंसर जो है फॉल्स रिटर्न होगा, और अगर दोनों ट्रू होंगी तो फिर इसका आंसर 1 यानी कि ट्रू रिटर्न होगा। तो ये कहलाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर।
इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो ऑपरेटर होता है जिसको लॉजिकल और कहते हैं, उसकी खासियत ये होती है कि अगर जो वो दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर रहा होता है तो दो में से अगर एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू होती है तो वो ओवरऑल आंसर ट्रू रिटर्न कर देता है। तो वो दोनों को एवेल्युएट करता है और दो में से अगर एक भी ट्रू होती है तो उसका आंसर ट्रू यानी कि 1 की सूरत में रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, यानी कि ये उल्टी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर जिस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं इस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के ज़रिए, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर वो फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा उसकी जगह ट्रू। तो लॉजिकल नॉट जो होता है वो एक तरीके का अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो है एक्सप्रेशन का वो रिटर्न करता है। अच्छा भाई, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे सी को 5 वैल्यू असाइन करवाई और उसके बाद लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया कि सी इज़ इक्वल्स टू 5। अब हमें पता है कि सी इक्वल टू 5 है क्योंकि सी की वैल्यू असाइन ही 5 हुई है, तो लिहाजा वो ये ट्रू हो गई, तो लिहाजा ये उसका आंसर जो है बजाय इसके कि 1 रिटर्न करने के उसका अपोजिट 0 जो है ये रिटर्न करेगा। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके हम इसकी भी आपको जो है कोडिंग की वर्किंग दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है मुख्तलिफ अपने एक्सप्रेशंस के दरमियान एंड ऑपरेटर यूज़ किया, और ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है भाई, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ किया। अब जो है इसको रन करके देखते हैं कि ये जो है किस तरीके से आउटपुट देता है। तो हमने जब अपना प्रोग्राम कोड रन कर रहे हैं तो ये हमारे पास पहले जो है पहली दोनों एक्सप्रेशंस को इसने कंपेयर किया कि ए और बी को कंपेयर कर रहा है और सी इज़ ग्रेटर देन बी कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, ए जो है उसकी वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, तो फर्स्ट के ए इक्वल टू बी ये कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड एक्सप्रेशन में सी की वैल्यू बी से बड़ी है, तो सी में देखें वैल्यू हमने 10 असाइन करी है और ये बी की वैल्यू 5 से ऑब्वियसली बड़ी है। दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हुई, आंसर क्या रिटर्न हुआ 1। इसी तरीके से फिर हमने दोबारा जो है आपका और ऑपरेटर जो यूज़ किया है उसके ज़रिए क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पर a इज़ इक्वल्स टू बी और दूसरी तरफ c इज़ लेस देन b, यानी ऊपर वाली जो कंडीशन थी ग्रेटर देन b वो तो ट्रू थी, हमने उसको खुद ही फॉल्स कर दिया, लेस देन कर दिया। तो आपको पता है लेस देन वाली कंडीशन ये फॉल्स हो गई, पर मगर जो पहली कंडीशन है a इज़ इक्वल्स टू b ये ट्रू है। तो दो में से अगर एक भी ट्रू हुई तो इसने ओवरऑल आंसर क्या रिटर्न किया 1। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से हमारा जो नॉट ऑपरेटर है मैंने कहा था वो रेसिप्रोकल वैल्यू रिटर्न करता है कि अगर वो ट्रू होगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो वो उसको ट्रू कर देगा। जैसे आपको ऑलरेडी पता था कि ए और बी जो है वो दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, बराबर हैं, तो मैंने जब उनका कंपैरिजन कराया तो ये ट्रू है, लेकिन इसने रिटर्न आंसर क्या किया 0 यानी फॉल्स। और जब मैंने इनका कंपैरिजन किया कि ए और बी बराबर नहीं है तो ये बात तो गलत थी, तो इसने उस गलत बात का कॉम्प्लीमेंट लेकर के आंसर 1 रिटर्न कर दिया। तो ये कहलाते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास जो हैं ऑपरेटर्स की जो टाइप आ जाती है वो बिट वाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका काम जो होता है वो डाटा के ऊपर पहले डाटा की बिट लेवल पे कन्वर्जन करते हैं और फिर उसके बाद उसको बिट लेवल पर जो है उसमें जो है अपने ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स को फ्लोट या डबल डाटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता और इसकी ऑपरेटिंग जो होती है वो बिल्कुल बूलियन अलजेब्रा या बाइनरी अलजेब्रा की तरह होती है। इसकी जो ऑपरेटर्स हैं उसमें बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, बिट वाइज और ऑपरेटर होता है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर होता है। इसी तरीके से इसमें बिट्स को शिफ्ट करने के लिए लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है भाई। अब मिसाल के तौर पे हमने जो है नीचे एक छोटा सा चार्ट बना करके आपको इसकी वर्किंग समझाइए। अब यहाँ पर ए एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यूज़ हमने मुख्तलिफ असाइन कराई हैं और बी को मुख्तलिफ वैल्यूज़ असाइन कराई हैं। इनकी ओरिजिनल वैल्यू 0 1 नहीं होगी, इनकी ओरिजिनल वैल्यू कोई ना कोई जो है ना कैरेक्टर या इंटीगर होगा। लेकिन बिटवाइज में होता ये है कि पहले उसको बाइनरी लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उन बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर जो है ये ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। तो मैंने डायरेक्टली ए और बी को बाइनरी वैल्यूज़ में ही लिखा है और फिर उसके ऊपर ये ऑपरेटर लगा करके आपको सिर्फ इसकी वर्किंग समझाने की कोशिश की है। तो जैसे कि ए और बी के दरमियान अगर एंड ऑपरेटर लगाएं तो एंड का मतलब आपको पता है बूलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दो वेरिएबल्स ये 0 0 मल्टीप्लाई होंगे तो रूल के तहत 0 आ जाएगा, 0 1 मल्टीप्लाई होंगे फिर 0 आ जाएगा, इसी तरह 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो भी 0 आएगा। सिर्फ और सिर्फ जब दोनों 1 वैल्यूज़ होंगी तभी इसका आंसर 1 आता है। इसके बरखिलाफ़ और ऑपरेटर में आपको पता है कि दो में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू होती है
तो उसका आंसर जो होता है वो ट्रू आ जाता है। तो यहाँ और का मतलब एडिशन की तरह होता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हैं। तो 0 में 0 प्लस करेंगे आंसर 0 आएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर 1 रिटर्न होगा, 1 में 0 प्लस किया तो भी 1 रिटर्न हुआ, और दोनों 1 की एडिशन करी तो भी 1। अब एक नया जो हम आज ऑपरेटर सीख रहे हैं वो है बिट वाइज एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और करता ये है कि जो है आपकी ये ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को बिट वाइज कंपेयर करता है, और इसका तरीका ये होता है कि कंपैरिजन में अगर दोनों में से किसी एक बिट की वैल्यू और सिर्फ एक ही बिट की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 सेट करेगा, वरना अदरवाइज़ इसका आंसर हर सूरत में 0 होता है। जैसे कि अगर इसने यहाँ पर ए और बी को कंपेयर किया तो इसमें कोई भी वैल्यू 1 नहीं थी तो उसका आंसर 0 पे सेट होगा, ये 0 आएगा। यहाँ पर दो में से कोई एक वेरिएबल भी अगर फर्स्ट 1 रखेगा वैल्यू तो ये उसका आंसर 1 रिटर्न कर देगा। इसके अलावा अदरवाइज़ कोई भी कंडीशन हो, जैसे कि अगर दोनों 1 हो जाएं या दोनों 0 हो जाएं, तो उस सूरत में भी इसका आंसर, इसका रिटर्न जो होता है 0 आता है। तो ये कहलाता है बिटवाइज और ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स की एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स को टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, या ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन की मदद से जो है शो किए जाते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम इफ़ अपनी स्टेटमेंट के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के भी ज़रिए आप यही डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं कि किसी कंडीशन को किसी दूसरी कंडीशन से टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे आपके कोई ना कोई ऑपरेटर या कोई स्टेटमेंट मौजूद होती है। तो यही काम के 2-3 एक्सप्रेशंस को आप जो है कंपेयर कर रहे हैं, या तो इफ़ स्टेटमेंट से करने की जगह आप कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से करें तो ये भी वही काम करती है। अब इसका तरीका क्या होता है, इसको लिखने का सिंटैक्स जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन के बीच में क्वेश्चन मार्क होगा, और लास्ट एक्सप्रेशन लिखने से पहले आप कॉलन का साइन देंगे। ठीक है भाई, याद रखें कि यहाँ सेमी कॉलन नहीं देना होता है, यहाँ पे कॉलन देना होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई ये काम किस तरीके से करता है। तो इसमें सबसे पहले जो है एक्सप्रेशन 1 जो होती है एग्जीक्यूशन में वो टेस्ट होती है, और ये जो एक्सप्रेशन 1 होती है इसकी एग्जीक्यूशन का जो रिज़ल्ट होता है ये डिपेंड करता है कि उसके बाद एक्सप्रेशन 2 ने एग्जीक्यूट होना है या एक्सप्रेशन 3 ने एग्जीक्यूट होना है। फ़र्ज़ करें आपने एक्सप्रेशन फर्स्ट को जो है ना एग्जीक्यूट किया और उसके बाद वहाँ पे उसकी टेस्टिंग के बाद जो है ट्रू आंसर आता है, तो ट्रू होने की सूरत में एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, और अगर आंसर फॉल्स आ जाता है तो फिर एक्सप्रेशन 2 को स्किप करके वो एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से जो आप कंडीशन जो है रन करते हैं तो उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है भाई, इसकी जगह आप आगे चल करके इफ़ स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यही काम सीखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट से काम कैसे किया जाता है। अब आखिरी जो हमारे ऑपरेटर्स की टाइप है उसमें हमने बेसिक ऑपरेटर्स तो सारे कवर कर लिए हैं, कुछ ऑपरेटर्स जिनको हम स्पेशल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जिसमें से एक साइज़ ऑफ ऑपरेटर आता है। ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो होता है इसकी मदद से आप किसी भी वेरिएबल की जो है लेंथ मालूम कर सकते हैं कि उसकी कितनी मेमोरी स्पेस है, कितनी उसकी विड्थ है। तो साइज़ ऑफ आपको वेरिएबल की साइज़ रिटर्न करता है। इसी तरीके से आप एंड ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं स्पेशली तौर पे किसी वेरिएबल के साथ, तो ये उसका एड्रेस जो है रिटर्न करता है। और आपका स्टैटिक जो होता है ये पॉइंटर के तौर पर काम करता है कि ये आपको किसी जो है वेरिएबल के साथ अटैच हो तो उस वेरिएबल की तरफ पॉइंट करता है या उसकी लोकेशन पर जो है वैल्यू को सेंड करता है। तो ये एक पॉइंटर का काम करता है। इसका भी जो है पॉइंटर्स के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करा, वो आगे इंशाल्लाह ताला जो हमारा चैप्टर आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे। अच्छा भाई, ये सारे जो बुनियादी ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए तो उनके साथ जो सी लैंग्वेज के अंदर जैसे कहा था हमारे नॉर्मल मैथमेटिकली जैसे ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं वैसा यहाँ पर हमारा वर्किंग का तरीका नहीं होता सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में जो ऑपरेशंस होते हैं एक्सप्रेशंस के वो मैथमेटिक्स के बॉडमास रूल को फॉलो नहीं करते जनरली। यहाँ पर तरीका ये होता है कि यहाँ पर सिखाई जाती है कि यहाँ पर चल रही होती है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि हमारे पास अगर किसी भी हम एक्सप्रेशन को जब सी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे तो अगर उसमें उस एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें से कौन से ऑपरेशन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है कि x इज़ इक्वल्स टू 7 + 3 × 2, तो अब मैं इसको जब सी लैंग्वेज के अंदर एग्जीक्यूट करूँगा तो कंपाइलर इसमें कौन सा ऑपरेशन पहले करवाए, या तो 7 में 3 प्लस करे या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करे। तो अब यहाँ पर हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर इस काम को एग्जीक्यूट करने की एक रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल के मुताबिक यहाँ पर x जो है
उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो आएगा 13। वो क्यों आएगा 13? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के मुताबिक जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है उसको एडिशन पे फोकियत दी जाती है। यानी अगर कहीं एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रही हो तो पहले फ़र्ज़ है कि आप मल्टीप्लिकेशन करें, बाद में एडिशन वाला ऑपरेटर परफॉर्म करें। तो लिहाजा पहले जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ जो आंसर 6 रह जाएगा, फिर वो 6 और 7 के दरमियान एडिशन करवाई जाएगी। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब इसके लिए पूरा बाकायदा एक चार्ट मैंने यहाँ पर जो है बना करके आपको दिखाया कि कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं उनकी आपकी प्रेसिडेंस क्या होती है, कि इन ऑपरेटर्स में पहले ऑपरेटर कौन सा जो है ना वो सॉल्व किया जाना चाहिए। साथ में एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चार्ट के साथ, वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी शो करती है कि डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए। देखो, हम ऑपरेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट। जैसे ही मेरे पास ये लिखा हुआ है बी इज़ इक्वल्स टू ए, तो अब मैं इसको क्या कहूँ, बी बराबर है ए के, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ए बराबर है बी के। ठीक है ना, दोनों तरीके से कहा जा सकता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि किस डायरेक्शन में ये ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो इसी चार्ट के अंदर मैंने मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के कि कौन सा ऑपरेटर को रीड करते वक्त किस साइड से उसको रीड किया जाता है ये हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो जैसे हमारे जो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की एसोसिएटिविटी क्या होती है कि राइट टू लेफ़्ट। ठीक है भाई, और प्रेसिडेंस के एतबार से देखें तो ये प्रेसिडेंस के एतबार से जो ऑपरेटर्स हैं उसमें जो ऑपरेटर्स पहले हैं वो पहले लिखे हुए हैं, और जिनकी जो है बाद में आती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो उनको नीचे करके लिखा गया है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों से हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर आगे चल करके प्रोग्राम्स में, तो उनको बनाते वक्त हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आया हम जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इसकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, और साथ में हमें जो है इस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होगी। ठीक है ना, कि यानी कि अगर 2-3 ऑपरेटर्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसको पहले किस तरीके से जो है ना सॉल्व किया जाएगा। तो अगर कभी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स ऐसे आ जाएं जिनकी प्रेसिडेंस एक ही ग्रुप में आती है, यानी कि वो पहले आते हैं, तो लिहाजा फिर उस वक्त प्रेसिडेंस जब कोलाइड कर रही हो दो ऑपरेटर्स की तो हम उसके साथ एसोसिएटिविटी को मिलाते हैं। फिर हम एसोसिएटिविटी देखते हैं कि आया ये राइट टू लेफ़्ट पढ़ना चाहिए या लेफ़्ट टू राइट। तो जो सी उनकी एसोसिएटिविटी उसके आगे लिखी हुई होगी फिर उस साइड से ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। अब एसोसिएटिविटी के एतबार से जो पहला ऑपरेटर आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, उस दूसरे वाले को बाद में। तो यहाँ हमारा इख्तिताम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर का, और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। आज हमने फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, जो आपके सिलेबस में फ़ंक्शंस के मुतालिक बताया था, फिर फंक्शंस की टाइप्स, और फिर ख़ास तौर पे हमने इनपुट फंक्शंस का और आउटपुट फंक्शंस का जिक्र किया, और आखिर में ऑपरेटर्स की जो है मुख्तलिफ टाइप्स और उनसे रिलेटेड प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल की डिस्कशन करी। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह अब जो है कुछ दिनों में नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।